लेबर लॉ एडवाइजर की जागरूक जनता को मेरा नमस्कार। अपने स्कूल के दिनों को याद करिए, एग्जाम सर पर है। ऐसे में आपके घर वाले आपको एक के ऊपर एक काम देते जा रहे हैं, जबकि आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी है। पानी की बोतलें भर दे। हाँ करता हूँ। बेटा बाजार से दही लेके आना। हाँ लाता हूँ। पानी की मोटर चला दे। करता हूँ यार। ऐसी ही कुछ हालत ईपीएफओ ने कर दी है देश के सारे एम्प्लॉयर्स की और एम्प्लॉयज की। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई काम पकड़ा देते हैं और वहां पर तो आपको सिर्फ काम दिया जा रहा था, ईपीएफओ तो उसके साथ एक धमकी और चिपका देता है। एग्जाम्पल, अपने यूएएन के साथ अपना आधार लिंक करिए, नहीं तो आप पीएफ का विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। अपना नॉमिनी ऐड करिए, नहीं तो आप पेंशन का विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अपना पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं हो पाएगी। इसी कड़ी में एक नया काम ईपीएफओ ने इस देश के सारे एम्प्लॉयर्स को दे दिया है। वो काम दिया है कि भैया आपकी कंपनी में कितने एससी एसटी एम्प्लॉयज हैं, उसकी जानकारी ईपीएफओ को दीजिए। नहीं दिया तो जो गवर्नमेंट 1.1% कंट्रीब्यूट करती है पेंशन फंड की तरफ आपके कंपनी के, वो रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम समझते हैं कि ईपीएफओ आखिर एससी एसटी का डेटा क्यों मांग रहा है। और जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आज ये भी समझ लेते हैं कि क्या इसके पीछे गवर्नमेंट की ये मंशा तो नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कोई नया जुमला नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा है और 2019 में इसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आने वाले सालों में कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर और आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की और ईपीएफओ क्यों मांग रहा है एससी एसटी का डेटा। तो इससे पहले कि हम बात करें कि ईपीएफओ ने आखिर ये मेल क्यों सारे एम्प्लॉयर्स को भेजा है, पहले हम समझते हैं कि इस साल क्या क्या डेवलपमेंट हो गए हैं प्राइवेट सेक्टर में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर। तो कंपनी से पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की। जनवरी 2019 में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने यह अनाउंस किया था कि सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होगा, यानी एससी एसटी ओबीसी और उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी सीट्स रिजर्व करनी होगी। और ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है जुलाई 2019 से। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएटेड है, उन सभी में ये लागू हो चुका है। ये तो हो गई बात प्राइवेट इंस्टीट्यूट की। इससे आगे बढ़ते हैं कंपनीज की तरफ, प्राइवेट कंपनीज की तरफ। प्राइवेट कंपनीज में सबसे बड़ा बॉम्ब जो फोड़ा गया है वो फोड़ दिया है ऑलरेडी आंध्र प्रदेश ने, जिसने एक अनप्रेसिडेंटेड बिल पास करा है। आंध्र प्रदेश ने यह बिल पास किया है कि हमारे स्टेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिजर्वेशन किनको दिया जाएगा? डोमिसाइल यानी उस स्टेट के नागरिकों को। कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा? 75%। यानी आप अगर आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपको अपनी फैक्ट्री में 75% जो एम्प्लॉयज हैं वो आंध्र प्रदेश के ही रखने पड़ेंगे। सत्ता में आने के 2 महीने के अंदर अंदर रेड्डी गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आए और उसे असेंबली में पास भी करवा दिया। अब इसके बिल का विरोध ऑलरेडी इंडस्ट्रीज करने लग गई है। उन्होंने बहुत सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिए हैं। नंबर 1 जो सबसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि भाई आप पूरे स्टेट को ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। अब हमारा एक कंट्री है, कंट्री के बॉर्डर्स तो ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यूपी में रहने वाला मध्य प्रदेश में जाकर जॉब नहीं कर सकता या मध्य प्रदेश में रहने वाला उड़ीसा जाकर जॉब नहीं कर सकता। तो ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज है जो आंध्र प्रदेश के पेरीफेरी में बॉर्डर के आसपास सिचुएटेड है, जहां पे दूसरे स्टेट से वर्कर आकर काम करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। उन फैक्ट्रीज का क्या होगा? वहां पर 75% एम्प्लॉयमेंट लोकल वर्कर से कैसे किया जाएगा? नंबर 2, इससे हायरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। मान लीजिए एक कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए जा रही है, ठीक है, तो अभी तो कैंपस इंटरव्यू में यह लिखा होता है कि भाई इन्फोसिस आ रही है, 100 कैंडिडेट्स की भर्ती करेगी और उसमें जो परसेंटेज है जो अप्लाई कर सकते हैं उसमें रखा गया 8.5 सीजीपी या 85% वॉटएवर। लेकिन आने वाले समय में कुछ इस तरह के आपको नोटिस देखने को मिल सकते हैं कि भाई इन्फोसिस आ रही है,
इसमें कौन अप्लाई करेंगे? 100 पोजीशन आने वाली है, जिसमें से 75 तो होगी जो आंध्र प्रदेश के हैं, बाकी दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एससी के लिए टोटल 15 सीटें, एसटी के लिए टोटल 15 सीटें, ओबीसी के लिए 12 सीटें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 12 सीटें और बाकी सीटें जनरल के लिए। उस हिसाब से अप्लाई करिए। कैटेगरी के हिसाब से जो परसेंटेज है अप्लाई करने का वो भी अलग अलग है। तो ये सिनेरियो हो सकता है अगर रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में आ जाए तो आने वाले कुछ समय में देखना पड़े। तो आंध्र प्रदेश की देखा देखी बाकी स्टेट ने भी टिप्पणियां करनी तो ऑलरेडी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर कमलनाथ ने तो ये कहा है कि भाई हम भी अपने मध्य प्रदेश में 70% रिजर्वेशन देने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के लोकल हैं उनको, यानी मध्य प्रदेश में चलने वाली फैक्ट्रीज में 70% एम्प्लॉयज होंगे मध्य प्रदेश के। और कमलनाथ जी ने अभी बोला है तो वो चीफ मिनिस्टर है, हो सकता है आने वाले सेशन में वो ऐसा बिल लेकर भी आ जाएं और पास भी करवा दें। आंध्र प्रदेश की देखा देखी तमिलनाडु के पीएम के पार्टी के डॉक्टर रामादोस ने भी ये कह दिया है कि हमको तो 70 नहीं, हमको तो 80% रिजर्वेशन चाहिए लोकल के लिए, क्योंकि हमारे जो जॉब है वो बाहर से आके लोग खा रहे हैं। ऐसी ही कुछ ना कुछ बातें और दूसरी स्टेट जैसे महाराष्ट्र में काफी लंबे समय से चल रही है। और एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन तो ये है कि काफी सारी कास्ट मिलकर जब प्रोटेस्ट करती है तो गवर्नमेंट उसके सामने अक्सर झुक जाती है। सही या गलत को बिना सोचे हुए वो रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन देती चली जाती है। अभी प्राइवेट कंपनी इसमें ज्यादातर जगह बची हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लंबे समय तक ये बच पाएंगी। जरूर आने वाले कुछ समय में इफ नॉट कास्ट बेस्ड एटलीस्ट लोकेलिटी बेस्ड रिजर्वेशन होने लगेंगे। अब ये अच्छा है या बुरा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि इससे देश का फायदा होगा, कंपनीज का फायदा होगा, जॉब्स बढ़ेगी, या ऑलरेडी जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो लेबर लॉ इस देश में बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, सरकारी अफसरों को, इंस्पेक्टर्स को बहुत सारी रिश्वत घूस एम्प्लॉयर्स को देनी पड़ती है, उसमें फायदा होगा या नुकसान, ये आप बताइएगा। खैर, अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर कि पीएफ एससी एसटी का डेटा क्यों मांग रहा है। सबसे पहले तो इसमें जो पॉइंटर्स हैं वो समझ लेते हैं। पीएफ ने ये मेल काफी सारे जगह पर भेज दिया है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बेंगलोर में, कई जगह ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स के पास ये मेल आने लगे हैं। एम्प्लॉयर से फिलहाल क्या डेटा कलेक्ट किया जा रहा है? 4 चीजें पूछी जा रही कि आप अपनी कंपनी का नाम बताइए, उसमें टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं वो बताइए, टोटल में से एससी कैटेगरी के एम्प्लॉयज कितने हैं वो बताइए, एसटी कैटेगरी के एम्प्लॉयज कितने हैं वो बताइए। अब ये डेटा क्यों मांगा जा रहा है उससे पहले सोचते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैं भी एक स्टार्टअप रन करता हूं, मैंने भी काफी सारे एम्प्लॉयज पिछले कुछ सालों में हायर किए हैं, लेकिन आज तक मैंने केवल उनकी क्षमता देखी, उनकी काबिलियत देखी। कभी ये पूछा नहीं कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं। सिर्फ नाम पूछा, सरनेम की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब देना होगा, उनसे पूछना होगा कि बताइए भाई क्यों? क्योंकि हमको ईपीएफओ को डेटा भेजना है। अब ये आखिर डेटा क्यों मांगा जा रहा है, इसके पीछे कुछ थ्योरीज है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है नीति आयोग से। नीति आयोग ने 2 साल से कुछ एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनी से तो ऑलरेडी उन्होंने डेटा मांग लिया है कि आप अपना डेटा दीजिए, आपकी कंपनी में कितने एससी एसटी एम्प्लॉयज हैं। अब जब पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डेटा आ गया तो प्राइवेट सेक्टर का भी डेटा उन्होंने मांगने की कोशिश करी। प्राइवेट सेक्टर का डेटा ज्यादा किसके पास होता है? ईपीएफओ के पास या ईएसआई के पास। तो उन्होंने ईपीएफओ को एक चिट्ठी लिख दी कि आप अपनी कंपनीज का एससी एसटी का डेटा दीजिए। ईपीएफओ ने आगे एम्प्लॉयर्स को एक चिट्ठी लिख दी, मेल भेज दिया कि आप अपना एससी एसटी का डेटा दीजिए, और एम्प्लॉयर के बढ़ गया काम। अब एम्प्लॉयर इकट्ठा कर रहे हैं डेटा और पीएफ को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं उसके पीछे 2 थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कहती है कि लेबर मिनिस्ट्री और नीति आयोग एससी एसटी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है ऐसी कुछ स्कीम लेकर आए जिसमें जो एम्प्लॉयर शेयर है एससी एसटी का वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट पे कर देगी। इससे क्या होगा कि इंसेंटिवाइज हो जाएगा एम्प्लॉयर, उसका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा अगर वो एससी एसटी एम्प्लॉय हायर करता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हमारी गवर्नमेंट ने अपने बजट में अनाउंस किया था कि 1.3 लाख करोड़ रुपीस एससी एसटी वेलफेयर स्कीम्स में खर्च किए जाएंगे। गवर्नमेंट की वेबसाइट ये कहती है कि 23 सितंबर 2019 तक कुल मिलाकर 85,000 करोड़ रुपीस अलग अलग स्कीम्स में अलॉट कर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल उसमें केवल 22,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 22,000 करोड़ में काम कितना हुआ है वो भी हम उस विषय पर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रॉमिस किया गया था, जो कमिट किया गया था 85,000 करोड़ रुपीस, उसमें से 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कितनी मितव्ययी गवर्नमेंट है हमारी।
खैर, जो ये 22,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, अब बचा हुआ पैसा कैसे इफेक्टिवली खर्च किया जाए, इसमें ये थ्योरी इसलिए लाई जा रही है कि इसीलिए गवर्नमेंट ये पूरी जगह ये सर्वे कर रही है ताकि SC ST एम्प्लॉइज को हायर करने का कुछ न कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए और देश में SC ST का एम्प्लॉयमेंट न सिर्फ पब्लिक कंपनीज में बल्कि प्राइवेट कंपनीज में भी बढ़े। पब्लिक में तो खैर रिजर्वेशन है तो एनीवेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही जाता है, प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का ये एक तरीका गवर्नमेंट निकाल रही है। तो मेरा निवेदन ये है सारे एम्प्लॉयर से कि अगर अभी तक आपके पास मेल आ गया है EPFO का तो आप काम पे लग ही गए होंगे, नहीं आया है तो भी आ ही जाएगा कुछ दिन में, तो काम पे लग जाइए। ये जो डेटा है कलेक्ट कीजिए और जब EPFO का मेल आ जाए तो उन्हें भेज दीजिए। बहरहाल ये खबर आपके लिए अच्छी हुई या बुरी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके लिए एक खबर मैं देने वाला हूं जो डेफिनेटली अच्छी है। हमने टाइप किया है अपस्टॉक्स के साथ और अपस्टॉक्स LLA के सारे सब्सक्राइबर्स को 2 चीजें दे रहा है। सबसे पहले तो दे रहा है एक फ्री डीमेट अकाउंट, जी हां, नो हिडन चार्जेस, नो टर्म्स एंड कंडीशन, 100% फ्री डीमेट अकाउंट, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं। और उसके साथ आपको दे रहा है 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर। उसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। नीचे कमेंट्स में बताइए कि मैंने आपको जो 2 इंफॉर्मेशन दी है उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं। नीचे वाद विवाद करिए। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी 1 लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का UPI कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।